हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं हम लोग आरआरबी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के 15,210 क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कई सारे रेलवे से संबंधित एग्जामों में पूछे गए हैं। उसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न, और इंडियन पॉलिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया है लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया है, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके कुछ चैप्टर करे हैं हम लोगों ने। चैप्टर से संबंधित सवालों को, जैसे ये संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, प्रस्तावना और नागरिकता तक हम लोगों ने कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग आगे मौलिक अधिकार से प्रारंभ करेंगे, मौलिक अधिकार से संबंधित सवालों को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं मौलिक अधिकार वाले चैप्टर पर। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 राज्यों को सेना या विद्या संबंधी उपाधियों प्रदान करने पर रोक तथा भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्यों से उपाधि प्राप्त करने का पर प्रतिबंध लगाया है। अनुच्छेद 19 जो है भारतीय नागरिक को भाषण और लेखन के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संविधान संशोधन अधिनियम 44वां 1978 से इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया उसे। निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट जारी करने की शक्ति है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने के लिए की मतलब शक्ति है उसमें। ठीक है। भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव न करे। वो है आपका अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता समता का अधिकार और अस्पृश्यता के अंत हो गया। वहीं अनुच्छेद 19 जो है प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, मुद्रण इसकी आज़ादी देता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस में मिलता है? अनुच्छेद 29 में मिलता है। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों की किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने, राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 29 के तहत प्रदत्त अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। देखिए, अनुच्छेद 29 में बोलता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 30 के तहत केवल अल्पसंख्यक को है।
इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है? अधिकार परीक्षा। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करना होता है। ये रीट 5 हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये याद रखना है कि 5 रीट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? वो वारंटी जो है, वारंटो एक याचिका है जिसके माध्यम से अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसके किस अधिकार या शक्ति के तहत काम किया का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20 जो है अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में एक तरह से संरक्षण है। जो कोई भी अपराधी अगर है तो उसे एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ये नहीं कि बार बार एक ही अपराध के लिए सजा मिल रही है। और अपराध करने के समय में जो कानून है उस कानून के तहत ही उसे सजा मिलेगी, ना कि ऐसा कि उससे पहले जो कानून था या उसके बाद जो कानून बन रहा। और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित 23-24 है। मूल अधिकार से संबंधित है, जहां 23 जो है मानव व्यापार, बेगार और किसी भी प्रकार के बलात्श्रम आदि पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 जो है किसी फैक्ट्री, कारखाने और खदानों में निर्माण कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 14 वर्ष तक की 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार जबरदस्ती श्रम पर रोक लगाई गई है, जिसका उल्लंघन विधि अनुसार दंडनीय है। अतः मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध 23 में है। और 24 में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो 24 में है कि फैक्ट्री, कारखाने और खदानों में काम करने वाले के लिए 14 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? ये आपका अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप जो है वो संपत्ति के अधिकार को 78 में हुआ था। उन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे विधि कानूनी अधिकार 300 क में शामिल किया गया और कानूनी अधिकार उसे बना दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 75 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से कार्य करेगी? वो विधि का शासन है। विधि का शासन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है कि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वो न्यायालय जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 226 प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है। संविधान का भाग 3 जो है वो राज्य या अन्य संस्थानों व्यक्तियों द्वारा उनके उल्लंघन के खिलाफ इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। याचिका के प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध जो है भारतीय संविधान के 22वां भाग है। 22वां भाग है। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया, तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि की विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारत का संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? वो अनुच्छेद 40 है। संविधान में अनुच्छेद 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के हिस्से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? यह अनुच्छेद 21 कह रहा है। अनुच्छेद 21 जो है वो अनुच्छेद 21 उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुल 4 अधिकार सम्मिलित किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक का है, जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आबाद संरचना की स्वतंत्रता और निवास का अधिकार, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की विधि जो है वो अनुच्छेद 21 में बताया गया। मूल अधिकारों के बारे में कहाँ से कहाँ तक वाले में है? 12 से 35 जो है वो आपका मूल अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। 300A। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A, जिसमें 14 वर्ष तक की 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराएगा। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टस्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, यह मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का विवरण है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब वही है मतलब जो मौलिक अधिकार उसके बारे में और उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में बोला गया है कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म की स्वतंत्रता
का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता हो गया 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, के संरक्षण से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़कर इसमें किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? शिक्षा के अधिकार को, मतलब जो 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा जोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार शामिल किया गया? भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 21 को जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। राज्य 6 से 14 वर्षों के लिए तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को 21(1) के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। अनुच्छेद 20 जो बताता है कि एक मतलब संरक्षण प्रदान करता है ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि अगर आप आज की स्थिति में आपने कोई गलती की है और जो आपको लगता है कि गलती हुई है या सरकार को लगता है गलती हुई है, तो वो गलती अगर आज की स्थिति में कानून के तहत गलत नहीं था तो आपको उसके लिए सजा नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, उसे अभी जो है मतलब विधिक का अधिकार में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित की गई है। लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सभी नागरिकों को नियोजन में बराबर अवसर पाने का अधिकार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किए जाने से निवारित नहीं किया गया है। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना ये हमारा संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? लोक नियोजन में अवसर की समानता शामिल है। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? ये डी नंबर, समानता का अधिकार। सशक्त महिला के अधिकारी को, किसी सशक्त बल के अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया, तो उस स्थिति में समानता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। समानता के अधिकार का उल्लंघन भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध करता है। मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के तहत डाली जा सकती है। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और भारतीय जबरन श्रम के निषेध करता है, वो आपका अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 जो है वो बताता है। तो अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी मतलब जबरन श्रम के रोकता है।
अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 23 में जो है वो आपको बताया कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पे रोक लगाया है, जबकि अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भारी श्रम कराने से रोक रहा है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के बीच माता पिता का अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। कब शिक्षा का अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़ा गया और इसके तहत अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गई है। शिक्षा यह जो संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो 2009 कर सकते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डैश के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 15 के तहत। संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में निहित 12 से 35 है, मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में अभी हमने पढ़ा। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय से एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के तहत हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो क्या देता है? अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 बताता है धर्म, मूल, वंश, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में लोक अभियोजन होता है। 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति। 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के लिए था, तो इसके हिसाब से यहाँ 2002 हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान का अधिकार। ये जो है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये उसमें उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक अधिक सहायता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के तहत अंतर्गत आता है। तो ये देखिए, जैसे निःशुल्क जो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, ना कि मौलिक अधिकार के तहत। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार के सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ये संभाषण का अधिकार बोलता है कि समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा को अंतर्गत वर्णित किया गया है? आत्मा के अंतर्गत मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार 1932 को संविधान की आत्मा कहा है, जो कि एक मूल अधिकार है। यदि लोगों के लिए एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा?
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भाग 3 में भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लाया गया है कि गिरफ्तारी के साथ ही मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के डैश घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष में पेश किया जाएगा। संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? 14 वर्ष के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख है? गोपनीयता का अधिकार जो है भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, निजी स्वतंत्रता के अधिकार अर्थात निजता या गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? गोपनीयता का अधिकार जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भाग 3 अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य के स्त्रियों बालकों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15 के 4 के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के 12 से 35 जो हैं 12 से 35 इसका वर्णन 1235 इसका वर्णन भाग 3 में है। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों को जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। भारत में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं था? ये निजता का अधिकार कहता है भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है देश की रक्षा का अधिकार। देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? भारतीय संविधान जो है व्यवसाय का अधिकार की गारंटी मौलिक अधिकार के तहत नहीं देता है। भारतीय नागरिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। परमादेश रिट क्या होता है? परमादेश रिट जो है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना एक रिट है। परमादेश रिट जो है न्यायालय द्वारा उसी समय जारी किया जाता है जब कोई लोक पराधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त ना हो। ठीक है, तो परमादेश हो गया किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन न करने पर यह किया जाता है। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका
या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने की आदेश देती है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इस तरह का उनको संरक्षण देता है, ये प्रदान करता है। चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध है। तो इसमें से जैसे है, देखिए, धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार भेदभाव, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, भाषा की लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। देखिए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अन्य तीनों मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, उससे संबंधित सवालों को हम लोग देखते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। उपबंध को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अभिवृद्धि के संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए निम्न प्रयास भी करेगा: राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49 भाग 4 संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों के विषय में विस्तार से बताता है, जिसमें अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण को बढ़ावा देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? समान नागरिक संहिता जो है वो 44 है। भारत संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है वो 44 है? संविधान के अनुच्छेद डैश को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक को प्रतिस्थापित करता है। में यह निर्दिष्ट किया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जिससे वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बन सके। अनुच्छेद 40 भाग 4 अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक को निहित है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एकदम से कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जिससे वो स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनने के लिए आवश्यक हो। अभी ठीक ऊपर पढ़ा हमने अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 भाग 4 में। B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता का उल्लेख कहा जाता है? वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को B.R. अम्बेडकर द्वारा अनोखी विशेषता कहा गया है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तीसरा मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं होती है?
देखिए ये ग्राम पंचायत का संवर्धन था, ये भवन निर्माण एवं उपनियमों संबंधी भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, ये अभी तक नहीं आया है। सामान्य नागरिक संहिता, मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध, ये तीनों जो है आपका है बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा किया गया है। भारत के संविधान के निम्न के डैश में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के तहत ही सामान्य नागरिक संहिता की मूल भावना है। हालांकि इस तरह का कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। गोवा एकमात्र राज्य है जहां यह कानून लागू है। सामान्य सिविल कोड का वर्णन संविधान के किस में अनुच्छेद में है? 44 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कार्यपालिका को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? ये आपका है, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें क्रियान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। अब मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ सवाल है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिए 4 जो था वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और 4A जो है मौलिक कर्तव्य से। भाग 3 मौलिक अधिकार, 4 जो है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 2 जो है नागरिकता। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 76, 51A जोड़ा गया है भाग 4A में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। ज्ञातव्य है कि 76 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों के भाग 4 क के अनुच्छेद 51(1) को संविधान में जोड़ा गया, जिसे भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। 2002 में संविधान 86वां संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्य के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष की आयु वाले, अपने यथास्थित चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। गला को क्या हो गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अनुच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है? वो आपका 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 4A 51A डी नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस सिफारिश समिति की सिफारिश से जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया? 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा
शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य बताया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 51A हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। डैश में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल डैश मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य कहा गया हेलो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्य की संख्या पहले 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी हो गया। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। अजीब आवाज हो गया। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य जो है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? एक कर्तव्य शामिल किए गए थे, शिक्षा वाला। वर्ष 1976 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता के संबंधित है? भाग 4 भाग 4। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4(1) में अनुच्छेद 1A जोड़ा गया। 51A। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान किस भाग में है? भाग 4A में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया और एक खंड के को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा का अवसर प्रदान करने होंगे। ये आपका 51A के तहत जोड़ा गया। 51A(D) के अनुसार क्या है? 51A(D) के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये 51A(D) मतलब मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? ये पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसका है? मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की समाविष्ट किया गया? 51A। दिसंबर 2020 तक भारत प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? ये 11। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? 11। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? 11।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य का। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना, संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, ये तीनों है। और इस हिसाब से देखा जाए तो मानवों के अवैध क्रय और बलात्श्रम जो है ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। अनुच्छेद 23 जो है मौलिक अधिकार के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? 51A के तहत। अब राष्ट्रपति से संबंधित सवालों का आंसर देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 86। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 जो है राष्ट्रपति को किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 88 जो है प्रत्येक मंत्री और भारत के महान न्यायवादी को पद अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, किसी और सदन के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्रवाइयों में या अन्य में भाग ले सके, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 90 जो है उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 84 जो है संसद के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है। तो देखिए क्या है कि अनुच्छेद 86 जो है राष्ट्रपति का किसी भी सदन में अभिभाषण दे सकते हैं, और 88 जो है मंत्री और महान न्यायवादी के लिए ऐसा लागू होता है कि वो भी किसी भी सदन में भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार उनको जिस सदन के वो सदस्य हैं उसमें ही सिर्फ होगा। 84 जो है संविधान के संसद सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है, और 90 जो है वो उपसभापति का पद त्याग, पद रिक्त होना और पद से हटाए जाने से संबंधित है। भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत, देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 56 के तहत राज्यों में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं, और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में थे, और बीएस रमा देवी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित जो है वो आपका 53 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इनमें से शामिल है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 1 और 2 दोनों हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ये अनुच्छेद 87। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनावों के बाद, ये विशेष अभिभाषण है, 86 में जो है अभिभाषण था और ये विशेष अभिभाषण से संबंधित है। प्रत्येक आम चुनावों के बाद तथा प्रथम सत्र के आरंभ में सदन के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को इसके आह्वान का कारण बताएगा। इस अभिभाषण में सरकार की आगे की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं का उल्लेख शामिल रहता है। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण, उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप क्या लगाया जाता है, मतलब कहाँ लगाया जाता है? आरोप जो है संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? ये अनुच्छेद 60 जो है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने हेतु उम्मीदवार की वांछित न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है। भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो।
भारत में संघ की कार्यपालिका का संविधान प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति भाषण देते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 111। भारत के वीटो पावर जिसे बोलते हैं अनुच्छेद 111 में वर्णित है। वीटो पावर निषेधाधिकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो विधेयक पर सहमति को रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा जाता है। निलंबनकारी वीटो संसद के विचार के साथ या बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबनकारी वीटो कहा जा सकता है। पॉकेट वीटो विधेयक पर कार्रवाई न करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है निम्न में से किसी अध्यादेश अधिनियम करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को? भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है। इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? ये राष्ट्रीय आपातकाल ठीक है, वित्तीय आपातकाल ठीक है, राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। निम्न में से कौन सा शर्त भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? संसद में 10 वर्ष का अनुभव हो, भारत का नागरिक हो, कोई लाभ का पद ग्रहण है, 35। ये ए नंबर जो है ये अनिवार्य नहीं है। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। वह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यही गलत है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? एंग्लो इंडियन समुदाय के। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य और विज्ञान सामाजिक कार्यों से पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत 126वां विधेयक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए एंग्लो इंडियन वाला जो कानून था 126वां विधेयक जो था 114वें संविधान संशोधन के तहत वो समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करते थे। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किसमें उल्लेखित है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। बोलता है कि अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को संविधान के प्रावधानों में उल्लंघन करने पर हटाने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? स्थानीय सरकार के मंत्री। अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री शामिल होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? ये आपका अनुच्छेद 74A के तहत है। अनुच्छेद 74A के तहत राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और उनके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? वो छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में
करना है। तो देखिए, ज्ञानी जेल सिंह जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री रहे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो जो सबसे पहले किया था, उन्होंने ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ये 82 से 87 में बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी 77 में बने हैं। फखरुद्दीन अली अहमद जो 74 से 77 बने हैं। जाकिर हुसैन जो है 67 से 69 बने हैं। तो मतलब घटते क्रम में बताने के लिए बोला गया है। तो सबसे बाद में अगर देखा जाए तो वो आपका ज्ञानी जेल सिंह बने हैं, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। डी नंबर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। सन 75 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ये राज्यों के मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला। भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सुरक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? अच्छा, इसमें उस वक्त के हिसाब से दिया है तो प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकटगिरी। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? वो 13वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। रामनाथ कोविंद जो है वो कौन से थे? 14वें थे। और अभी द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वो नीलम संजीव रेड्डी थे। सबसे युवा राष्ट्रपति जो थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। 64 वर्ष की उम्र में ही भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एस राधाकृष्णन को भारत रत्न पहले ही मिल गया था। 1954 में प्रदान किया गया था और वे 62 में राष्ट्रपति बने थे। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मतलब सबसे कम वर्ष के लिए पदभार संभाला था। और देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे कम उम्र के भी और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। 77 में चुने गए थे। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12। जो किससे संबंधित होगा? साहित्य, कला, विज्ञान से, राज्य सेवा क्षेत्र से जुड़ा होगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 14, क्योंकि वो 2 एंग्लो इंडियन को करते थे। वर्तमान में वैसे समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 331 के तहत। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा के पास पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 50 से 62 तक रहे थे। 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने देशों तक प्रभावशाली रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है।
राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होना चाहिए। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो रामनाथ कोविंद थे 14वें राष्ट्रपति। हालांकि अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभाले हुए थे? वो जो थे बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद जो थे निम्नलिखित में से किस पद से दिए थे इस्तीफा? बिहार के राज्यपाल पद से। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। रामनाथ कोविंद का घर जो है कानपुर में स्थित है। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? उन्होंने मीरा कुमार को पराजित किया। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? यही है, मतलब जो पहला जो है भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति प्रदान करता है इसमें। इसीलिए इसको बोला गया है कि यह भारतीय राष्ट्रपति की जेब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि वो अनिश्चित काल तक कोई टिप्पणी दिए बगैर भी रख सकते हैं। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रथम प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर विधेयक अधिनियम पर किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की गणना की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला कौन लेता है? अंतिम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट लेता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? भारत का उपराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में अब हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। जैसे देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो दोनों सदन और राज्य के विधानसभा भी संबंधित होता है, विधानमंडल भी संबंधित होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति होता है पदेन। निम्नलिखित में 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पद कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वेंकैया नायडू थे पहले और उसके बाद 22 में वो बन गए जगदीप धनखड़। देश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलकर बना है। उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन था?
अब ये क्वेश्चन वैसे अब ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से गोपाल कृष्ण गांधी। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति के संबंध में भी और उपराष्ट्रपति के संबंध में विवाद होने पर। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। ये सी नंबर, ये अनिवार्य नहीं है। देखिए, इनके लिए अनिवार्य शर्त जो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा की सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, यहाँ फर्क यही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, कि राष्ट्रपति के लिए बोला गया है कि लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रहता हो, और इनके लिए बोला गया कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखा जाए। यहाँ एक ये भी रीज़न है कि चूंकि पदेन सभापति होता है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, इस वजह से भी ये राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उनके लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के डैश अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। ये आपका अनुच्छेद 66। संसद है, संसद के बारे में कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। भारत के संसद में डैश शामिल होते हैं। भारत के संसद में जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट का भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत आता है। भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 84। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया विधेयक पारित किया गया था? आपराधिक प्रक्रिया विधेयक जो है वो 2022 में पारित किया गया था। इस विधेयक ने औपनिवेशिक युग के कानून, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया था। इस अधिनियम अपराधियों के साथ साथ अपराधों के कानून के आरोपों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को हुई है? कानून बनाने का अधिकार किस मामले में है? तो डाक एवं तार जो है वो केंद्रीय संपत्ति सूची के तहत आता है। ठीक है, देखिए डाक एवं तार विभाग के वो संघ सूची में है, तो इसलिए उसमें सीधे तौर पे मतलब केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? कानून द्वारा संसद को। कानून द्वारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार कानून द्वारा संसद के पास है। डैश एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। विधेयक जो है एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहा जाता है, अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? विधान परिषद नहीं है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसके हिस्सा है। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करना है। निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना अगर 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। अगर भारतीय संसद के संविधान के अनुसार जो है भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य मतलब बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक
दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? राज्य विधानसभा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री पेश कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद जो है वो 52 में आई थी। 47 में जो पहला सरकार बना था वो 5 साल तक चला और 52 में पहली बार निर्वाचित प्रथम लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ और 3 अप्रैल को प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? अधिकतम जो है वो 6 माह का होना चाहिए। एक वर्ष में संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र सबसे लंबा सत्र, फिर मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। लोकसभा में यह विधेयक 1969 में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। 8 असफल प्रयासों के बाद 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया और वर्ष 14 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियम बन गए। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे नागरिक पृष्ठभूमि के से और आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से होंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद है कि भारतीय नागरिकता को परिभाषित कर सकता है। अनुच्छेद 11 के तहत किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सीट को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया था। संसद की वर्तमान सत्र से के निष्कासन को डैश कहते हैं, स्थगन कहते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व संशोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? वो वित्तीय लेन देनों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में है? इनमें से सभी। देखिए कहता है कि अस्थायी समिति संसद के सदन में याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और व्यापार परामर्शदात्री समिति दोनों में है। देखिए कहता है अस्थायी समिति बोलता है कि ऐसी समितियां आती है जो संसद के दोनों सदनों में होती है। याचिका समिति बोल रहा है कि याचिका पर विचार करने हेतु याचिका समिति का गठन किया जाता है। इस समिति संसद के दोनों सदस्यों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 और याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में विशेषाधिकार वाले में बोलता है कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 और राज्यसभा के विशेषाधिकार में 10 होते हैं। परामर्शदात्री समिति इसमें भी लोकसभा की जो है 15 और राज्यसभा की 10 है। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्वायत्त निकाय है? यह आपका मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत है। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या है, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ये रामनंदन सिंह समिति थी। रामनंदन सिंह समिति ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त 3 समिति रामनंदन सिंह समिति 1992 थी, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के नियमित सत्र नहीं है? नियमित सत्र जो है वो ग्रीष्म सत्र जो है नियमित सत्र नहीं है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र जो है वो नियमित सत्र है। राज्यसभा में एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। भारतीय संसद के संबंध में विषम का
पता लगाएं। ये ग्रीष्म सत्र जो है वो विषम है, क्योंकि वो रेगुलर वाला है, बजट, मानसून और शीतकालीन। वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था 2016 में। भारत की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो है जिसमें कि भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। संसद की मंजूरी से भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017 में भारत में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ध्यातव्य है कि जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इसके भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है जिसमें 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की रकम सम्मिलित है। वे भारत देश छोड़कर किसी अन्य देश में फरार हैं और भारत में दंडात्मक अभियोजन से बचने या उसका सामना करने हेतु भारत आने से इनकार करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कर लिया है राज्यसभा से पहले तक का चैप्टर। तो इस तरह से अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का इंडियन पॉलिटी में कहाँ तक पूरा हो गया है, किस चैप्टर तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकार हमने कर लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर लिया, मौलिक कर्तव्य कर लिया, राष्ट्रपति कर लिया, उपराष्ट्रपति कर लिया, संसद कर लिया। राज्यसभा से अगले वीडियो में हम लोग राज्यसभा से आगे का चैप्टर सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से बस वही अनुरोध है कि इंडियन पॉलिटी का हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 6 वीडियो में हम कंप्लीट करें। तो 1145 क्वेश्चन इस तरह से हम लोग तैयार कर लें कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित अगर कोई सवाल आएगा तो हम श्योर शॉट उसको करके आएँ, सही करके आएँ, यही उद्देश्य है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।